नमस्कार, इस एडवांस लैब एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मेटल्स और एसिड्स के बीच होने वाली डायनामिक केमिकल रिएक्शंस को डीपली डिकोड करने वाले हैं। एक प्रोफेशनल मेंटर के तौर पर मैं इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग गाइड में तोड़कर आपके सामने पेश करूंगा। चलिए देखते हैं कि जब मेटल्स और एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वास्तव में लैब के अंदर क्या होता है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक नजर आज के रोड मैप पर डालते हैं। हमारा ये वर्कफ्लो 5 क्लियर स्टेप्स में डिवाइड होगा। द गोल्डन केमिकल इक्वेशन, मिटिगेटिंग रिस्क्स इन द लैब, एग्जीक्यूटिंग द रिएक्टिविटी टेस्ट, इंटरप्रेटिंग द हीट डेटा और आखिर में द नाइट्रिक एसिड एक्सेप्शन। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द गोल्डन केमिकल इक्वेशन। जब भी हम किसी टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं, एक बेसलाइन इक्वेशन सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस टॉपिक का गोल्डन रूल बिल्कुल क्लियर है। जब कोई मेटल किसी डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो स्टैंडर्ड आउटपुट हमेशा एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस होता है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये वो फाउंडेशनल मेट्रिक है जिस पर हमारे आगे के सारे टेस्ट आधारित होंगे। अब यहाँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है। सोचिए जरा, क्या लैब में मौजूद सारे मेटल्स सच में इस स्टैंडर्ड नियम को एक ही तरह से फॉलो करती हैं? एज प्रोफेशनल्स हमें किसी भी चीज को बस मान नहीं लेना चाहिए, बल्कि टेस्ट करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये केमिकल यूनिवर्सिटी वास्तव में एग्जिस्ट करती है। इसके साथ हम आते हैं अपने दूसरे चरण पर, मिटिगेटिंग रिस्क्स इन द लैब। किसी भी फिजिकल मटेरियल को हैंडल करने से पहले रिस्क मिटिगेशन को टॉप प्रायोरिटी देना अनिवार्य है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स किसी भी सक्सेसफुल लैब प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। इसलिए हमारा पहला सेफ्टी स्टेप है एक मैंडेटरी एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल, यानी हमारे टेस्टिंग सैंपल्स की लिस्ट से सोडियम और पोटेशियम को पूरी तरह हटा देना। लैब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली मेंटेन करने के लिए इन 2 स्पेसिफिक मेटल्स को हम इस टेस्टिंग वर्कफ्लो में बिल्कुल शामिल नहीं कर सकते। दरअसल एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वार्निंग है जिसे लिटरल सेंस में फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ये एक बेहद क्रिटिकल प्रोजेक्ट रिस्क को उजागर करता है। ये दोनों एलिमेंट्स इतने हाईली वॉलेटाइल और एक्सप्लोसिव होते हैं कि एक सेफ लैब एग्जीक्यूशन के लिए इन खतरों को पहले ही आइडेंटिफाई करके मिटिगेट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कंप्लीटली सेट होने के बाद हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, एग्जीक्यूटिंग द रिएक्टिविटी टेस्ट। चलिए अब इस प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के 4 क्लियर टेक्निकल स्टेप्स समझते हैं। पहला, अगर मेटल सैंपल्स थोड़े भी मलिन हैं तो उन्हें सैंडपेपर से रगड़कर साफ कर लीजिए ताकि फ्रेश सरफेस मिल सके। दूसरा, इन क्लीन सैंपल्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डालिए जिनमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। तीसरा, थर्मोमीटर्स को टेस्ट ट्यूब्स में इस तरह सस्पेंड कीजिए कि उनका बल्ब एसिड में अच्छी तरह डूब जाए। और चौथा स्टेप, बस अब रिएक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। ये प्रिसाइज सेटअप एक्यूरेट डेटा ट्रैकिंग के लिए बेहद जरूरी है। हमने सेटअप तो कर लिया, लेकिन यहाँ एक क्विक नॉलेज चेक बनता है। इन रिएक्शंस की स्पीड नापने के लिए हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs क्या होंगे? ऐसे कौन से स्पेसिफिक विजुअल और थर्मल मेट्रिक्स हैं जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है? राइट, तो हमारे मुख्य इंडिकेटर्स हैं बुलबुले बनने की दर यानी रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन और थर्मोमीटर पे रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट टेम्परेचर। इन्हीं 2 डेफिनेटली ट्रैकेबल मेट्रिक्स के जरिए हम धातुओं की रिएक्टिविटी को मापेंगे। सीधी सी बात है, जो धातु जितनी तेजी से बुलबुले बनाएगी और जितनी ज्यादा हीट रिलीज करेगी वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारा चौथा स्टेप है इंटरप्रेटिंग द हीट डेटा। अब जरा इस थर्मल और विजुअल डेटा पर एक एनालिटिकल नजर डालते हैं। इस टेबल को देखकर क्लियर हो जाता है कि मैग्नीशियम के केस में बुलबुले बनने की दर फास्टेस्ट है और इसमें टेम्परेचर का स्पाइक सबसे ज्यादा है, यानी ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन का नंबर आता है। लेकिन यहाँ कॉपर का डेटा पॉइंट सबसे अलग और शॉकिंग है। कॉपर के केस में ना तो कोई बुलबुले बनते हैं और ना ही तापमान में कोई बदलाव आता है, लिटरली जीरो रिएक्शन। तो अनट्रैक्ड मैट्रिक्स के आधार पर हम इन धातुओं की रिएक्टिविटी का एक क्लियर डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे ऊपर आएगा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और लास्ट में आयरन। एज लैब प्रोफेशनल्स फैक्ट्स और मैट्रिक्स के आधार पर इस तरह की एक क्लियर लॉजिकल हायरार्की स्थापित करना हमारे वर्कफ्लो का एक एसेंशियल हिस्सा है।
और हाँ, जो कॉपर वाला डेटा था वो फॉर्मली ये फैक्ट प्रूव करता है कि कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिल्कुल शून्य अभिक्रिया देता है। इसका मतलब है कि कॉपर हमारी बेसलाइन गोल्डन इक्वेशन को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। वो इस डाइल्यूट एसिड के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता। इसके साथ ही हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, द नाइट्रिक एसिड एक्सेप्शन। ये फाइनल फेज केमिकल रिएक्शंस का बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट पेश करता है। जब हम इन दोनों एसिड्स को कंपेयर करते हैं तो एक मेजर एक्सेप्शन सामने आता है। शुरुआत में हमने रूल एस्टैब्लिश किया था कि एसिड्स धातुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, राइट? लेकिन जब यही धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। ये हमारे स्टार्ट में बनाए गए गोल्डन रूल को पूरी तरह ब्रेक कर देता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए इस टेक्निकल जार्गन को प्लेन हिंदी में समझते हैं। दरअसल नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी एक प्रबल ऑक्सीकारक। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये एसिड उस उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस को फोर्सफुली ऑक्सीजन अटैच कर देता है, जिससे वो हाइड्रोजन गैस की बजाय वाटर यानी H2O में बदल जाती है और ये एसिड खुद को नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित यानी रिड्यूस कर लेता है। यही मेन वजह है कि हमें वहां हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। पर विज्ञान में नई कॉम्प्लेक्सिटीज लगातार उभरती रहती हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन मौजूद है। मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो वेरी डाइल्यूट यानी अति तनु नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सच में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। ये एसेंशियली उस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट को इन हाईली डाइल्यूट कंडीशंस में कंप्लीटली आउटस्मार्ट कर देते हैं। तो यहाँ आखिरी सवाल ये बनता है, इन बुनियादी इक्वेशंस, स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और इन कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शंस को डीपली मास्टर करना एडवांस केमिस्ट्री को और ज़्यादा सुरक्षित और प्रिडिक्टेबल कैसे बनाता है? इन इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स और रिएक्टिविटी हायरार्कीज को समझना ही किसी भी प्रोफेशनल लैब एनवायरनमेंट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का राज है। मैं आपको इस थॉट के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए कैसे सटीक डेटा ट्रैकिंग और एक्सेप्शंस की गहरी समझ आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को सेफली एग्जीक्यूट करने के ढंग को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है।